स्वागत है आप सभी का नए सत्र 2024-25 में। हमारी बुक चल रही है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में। हमारा अध्याय है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। इसके बारे में एक पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हमने देखा था जनसंख्या के बारे में, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। अब वृद्धि के बारे में बचा हुआ टॉपिक है वो आज हम अध्ययन करेंगे। वृद्धि हमें पता है दो समय अंतराल में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं और वृद्धि दर को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आज का हमारा पॉइंट रहेगा जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत ही ज्यादा है, जबकि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी वृद्धि दर बहुत ही कम है। अब उन राज्यों को हमें याद रखना है, रटना नहीं है, बस समझ के याद रखना है कि कौन कौन से राज्य हैं जिनकी वृद्धि दर ज्यादा है और कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी वृद्धि दर बहुत ही कम है। अगर हम बात करें सबसे कम वृद्धि दर वाले राज्यों की, तो मैप के अनुसार अगर हम चलेंगे तो ये अच्छी तरह से हमें याद रहेंगे। 3 राज्य हैं पश्चिमी साइड के और 3 ही राज्य हैं वो पूर्वी साइड के। 3 राज्य पश्चिमी साइड के और 3 ही राज्य हैं वो पूर्वी साइड के जिनकी वृद्धि दर बहुत ही कम है। अगर हम बात करें पश्चिमी साइड में, एक नंबर है गोवा, फिर है कर्नाटक और केरल। पूर्वी साइड की अगर हम बात करें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर है वो पिछले दशक की तुलना में इस दशक में बहुत ही कम रही थी। कौन कौन से हैं? 3 पश्चिमी साइड के और 3 ही पूर्व साइड के, गोवा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जिनकी वृद्धि दर है वो इस दशक में 2001 से 2011 तक है वो पिछले दशक की तुलना में क्या रही थी? वृद्धि दर कम रही थी। ये 6 ऐसे राज्य हैं जिनकी वृद्धि दर कम रही थी, यानी यूं कहें दक्षिणी भारत के ये राज्य हैं जिनकी वृद्धि दर है वो कम रही थी। अगर हम बात करें ज्यादा वृद्धि दर वाले राज्य, तो भारत की उत्तरी साइड में, उत्तर पश्चिमी साइड में, मध्य में और पूर्व साइड में जो राज्य यानी उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों की, ज्यादातर राज्यों की क्या है? वृद्धि दर अब की बार ज्यादा रही थी। कौन कौन से? उत्तरी साइड में, उत्तरी पश्चिम में, मध्य और पूर्व साइड में। यानी ये जो पट्टी पाई जाती है ये ऐसे राज्य हैं जिनकी वृद्धि दर है वो बहुत ही ज्यादा रही थी। अगर हम बात करें सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य, तो इसमें है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात, ये तो सब हो गए, और राजस्थान। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड, उसके बाद बिहार, बंगाल, पश्चिमी बंगाल और झारखंड, उसके बाद है छत्तीसगढ़। यानी ये ऐसे राज्य हैं जिनकी वृद्धि दर क्या रही थी? अब की बार बहुत ही ज्यादा रही थी और इनकी वृद्धि दर थी 20 से 25%। और ये जो राज्य हैं इनकी वृद्धि दर थी 20% से कम। उत्तरी भारत के जो राज्य हैं इनकी वृद्धि दर रही थी 20 से 25%। मैप में अगर हम देखें ना तो ये हमारा राजस्थान, उसके उत्तर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये गुजरात वाला इलाका। उसके बाद उत्तराखंड, फिर बिहार है और ये बंगाल का एरिया है, ये झारखंड का है और ये छत्तीसगढ़ का है और ये सिक्किम और उसके बीच में ये है, ये असम है। ये जो राज्य हैं इनकी वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही थी, जबकि दक्षिणी भारत के जो 6 राज्य हैं इनकी वृद्धि दर अब की बार बहुत ही कम रही थी। अब अगर हम देखें भारत में जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश की, 2 नंबर है महाराष्ट्र, 3 नंबर है बिहार, 4 नंबर है पश्चिमी बंगाल, 5 नंबर है आंध्र प्रदेश,
और 6 नंबर है मध्य प्रदेश। ये 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, लेकिन इनमें से भी हमें ये दो खास तौर से याद रखना है, एक तो आंध्र प्रदेश और एक महाराष्ट्र के बारे में। ये दो राज्य हैं वो हमें याद रखने। अब याद क्यों रखने? क्योंकि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी वृद्धि दर में सबसे कम गिरावट आई थी। वृद्धि दर में इस साल है वो सबसे कम गिरावट है। किस राज्य की वृद्धि दर में आई थी? तो वो आई थी आंध्र प्रदेश में, और इसकी वृद्धि दर में 3.5% की गिरावट आई थी। यानी सबसे कम गिरावट किस राज्य की थी भारत में? तो वो थी आंध्र प्रदेश की। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो ये भारत का ऐसा राज्य है जिसकी वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट आई थी। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट आई थी, कौन सा था? वो था महाराष्ट्र, और इसकी वृद्धि दर में 6.7% की गिरावट आई थी। सबसे ज्यादा गिरावट किस राज्य में आई थी वृद्धि दर में? तो महाराष्ट्र में। और सबसे कम गिरावट किस राज्य में आई है वृद्धि दर में? वो आई है आंध्र प्रदेश में। चलो दोबारा देख लेते हैं इसको एक बार। हमारा पॉइंट चल रहा है जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता है, यानी भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की वृद्धि दर ज्यादा है और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर कम। अब कम वृद्धि दर वाले दक्षिणी भारत के राज्य, 3 पश्चिमी साइड के, 3 पूर्व साइड के। पश्चिम में गोवा, कर्नाटक और केरल। पूर्व साइड में अगर हम देखें ना, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 6 राज्य हैं जिनकी वृद्धि दर है वो कम रही थी। अगर हम बात करें ज्यादा वृद्धि दर वाले राज्य, तो उत्तरी भारत के जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में बिहार, फिर सिक्किम है, असम है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी वृद्धि दर है वो बहुत ही ज्यादा रही थी। तो ये ज्यादा वृद्धि दर वाले राज्य हैं और ये कम वृद्धि दर वाले राज्य हैं। इनकी वृद्धि दर रही थी 20 से 25% और इनकी 20% से भी कम रही थी। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर बिहार, 4 नंबर बंगाल है, फिर 5 नंबर आंध्र प्रदेश, 6 नंबर मध्य प्रदेश। ये 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले भारत के राज्य हैं, लेकिन इनमें से 2 हमें याद रखना है, एक तो आंध्र प्रदेश और एक महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश को याद रखना है कि इसकी वृद्धि दर में सबसे कम गिरावट आई थी इस साल। इस दशक में सबसे कम गिरावट किस राज्य में आई थी? तो वो आई थी आंध्र प्रदेश में, और सर्वाधिक गिरावट है वो आई थी महाराष्ट्र में 6.7% की। भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर किशोरों की संख्या है वो ज्यादा है। किशोरों की, यानी हमारा देश युवा देश है, किशोरों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। किशोरों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। अब अगर हम देखें पूरी जनसंख्या में 20.9% तो किशोर ही पाए जाते हैं। किशोर किसे कहते हैं? तो 10 से 19 साल तक के जो भी हैं वो क्या कहलाते हैं? किशोर कहलाते हैं। 10 से 19 साल तक के आयु वर्ग के जो भी हैं उन सबको किशोर कहते हैं। और किशोरों का हमारे पूरी जनसंख्या में प्रतिशत अगर हम देखें ना, तो वो है 20.9%। इनमें से अगर हम देखें ना, किशोर है 52.7%। और अगर हम देखें किशोरियों की संख्या है वो है 47.3%। 47.3% किशोरियों की संख्या है, जबकि 52.7% है वो किशोर है। और टोटल जनसंख्या में 20.9% है वो किशोर और किशोरी दोनों है। किशोर किसे कहते हैं? जिनकी आयु 10 से 19 वर्ष के बीच में हो। अब ज्यादा अगर युवा होगा, ज्यादा किशोर होगा, इसका मतलब है वो देश युवा देश है, और वहां पर उन लोगों को जो युवा है वो अपने देश के लिए कमाई करेंगे और अपने देश के तरक्की में योगदान देंगे, अपने देश की तरक्की के लिए अपना योगदान देंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, अगर इनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो ये क्या हो सकते हैं? देश के लिए नुकसान भी पैदा कर सकते हैं। युवा के बारे में, किशोरों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। किशोर अगर ज्यादा है, अगर उनको सही मार्गदर्शन दे दिया जाए तो वो देश की तरक्की में सहयोगी बन सकते हैं। लेकिन अगर उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो देश के लिए नुकसान पैदा कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने 2 कार्यक्रम संचालित किए हैं। एक तो है NYP यानी राष्ट्रीय युवा नीति। ये शुरू हुई थी फरवरी 2014। राष्ट्रीय युवा नीति NYP ये शुरू हुई थी फरवरी 2014 में।
इस नीति के तहत युवा माना गया है 15 से 29 वर्ष तक के जो भी है ना, उन सबको युवा माना गया है। और इस नीति का मुख्य उद्देश्य यही है। उद्देश्य अगर हम बात करें ना, तो इस नीति का उद्देश्य था युवा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बने, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बने। ये नीति इसीलिए शुरू की गई थी कि जो युवा हैं उनमें जो क्षमता पाई जाती है वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। इसलिए राष्ट्रीय युवा नीति है वो फरवरी 2014 में जारी की गई थी। याद रखना है डेट, राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की गई थी? वो की गई थी फरवरी 2014 में। और युवा किसे माना गया है? 15 से 29 आयु वर्ष के जो भी है ना, उनको युवा माना गया है। किशोर 10 से 19 वर्ष तक के जो भी हैं उनको किशोर माना गया है, और 15 से 29 वर्ष तक के है ना, उनको युवा माना गया है। और ये नीति है, इसका उद्देश्य था कि युवा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बने। ये थी NYP यानी राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के बारे में। फिर भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई। युवाओं को, जो हमारे किशोर हैं, जो हमारे देश में युवा ज्यादा हैं, उनको सही मार्गदर्शन करने के लिए सरकार ने ये नीतियां संचालित की है। पहली नीति हमारी राष्ट्रीय युवा नीति, जिसमें युवा माना गया है 15 से 29 वर्ष तक के जो भी है उनको युवा माना गया है। और इसका उद्देश्य है कि युवा अपनी जो भी उनमें क्षमता पाई जाती है उसका पूरा उपयोग कर सके, ताकि वो देश की तरक्की में सहयोगी बने। दूसरी है, भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई। इसका उद्देश्य था कौशल विकास से संबंधित गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करना। दोनों ही नीतियों के बारे में हमें याद रखना है। शुरू से देखिए, भारत की जनसंख्या है वो ज्यादा होने के पीछे का कारण है कि यहाँ पे किशोरों की संख्या है वो ज्यादा है। किशोर 10 से 19 वर्ष तक के बच्चे हैं जो उनको किशोर कहते हैं। और किशोरों का अगर हम पूरी जनसंख्या में प्रतिशत देखें ना, तो 20.9% जनसंख्या वो किशोर है। और इसमें से भी अगर हम देखें ना, तो 52.7% जनसंख्या किशोर की है, जबकि 47.3% जनसंख्या है वो किशोरियों की है। दोनों ही याद रखनी है, ठीक है। अब किशोर है वो किसी भी देश में अगर उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा ना, तो वो बाधक साबित हो सकते हैं। अगर इनको सही मार्गदर्शन दे दिया जाए तो वो देश के विकास में सहयोगी बन सकते हैं। और इसके विपरीत अगर मार्गदर्शन सही नहीं मिलता है तो वो देश के लिए अवरुद्ध का काम कर सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने 2 नीतियां बनाई है। एक तो राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में बनाई थी, जिसमें युवा माना गया है 15 से 29 वर्ष तक के सभी को युवा माना गया है। और इसका उद्देश्य है युवा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बने। दूसरी है, भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी। और इसका उद्देश्य है कौशल विकास से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनकी रूपरेखा तैयार करना। ये थी भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं। अब हम देखेंगे जनसंख्या संगठन के बारे में। जनसंख्या संगठन है वो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है। और इसमें हम अध्ययन करते हैं जातियों का, जनजातियों का, भाषा का, धर्म का, वैवाहिक स्थिति का, शिक्षा का,
व्यवसाय का आयु व लिंग का, इन सभी का अध्ययन है वो जनसंख्या संगठन में किया जाता है। पहले हम अध्ययन करेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में। ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में अगर हम देखें, भारत एक ग्रामीण देश है, यानी भारत की ज्यादातर जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। अगर हम देखें 68.8% जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है भारत की, और बची हुई 31.2% जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है। शहरों में निवास करती है। 68.8% जनसंख्या ग्रामीण है और 32.2% जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है। 2011 के अनुसार अगर हम देखें ना तो भारत में 6,40,867 गांव हैं। 6,40,867 गांव हैं, जिनमें से 93.2% गांव है वो बसे हुए हैं। 93.2% गांव है वो बसे हुए। टोटल 6,40,867 गांव है, जिनमें से 93.2% गांव है वो बसे हुए हैं। अब अगर हम बात करें, राजस्थान के कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या क्या है 200 ही है, जबकि महाराष्ट्र के कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या है वो 17,000 है। यानी गांव है वो छोटे भी हो सकते हैं और गांव है वो बड़े भी हो सकते हैं। दो प्रकार के गांव होते हैं, छोटे गांव भी होते हैं और बड़े गांव भी होते हैं। कल हम भाषा संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा संगठन के बारे में बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है कल का। कल हम अध्ययन करेंगे भाषा संगठन के बारे में। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जो भी आप मेरे द्वारा आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।